नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं पहले। उसके बाद फिर मैं आपको किस गृह जनपद के लिए यानी ऐसे कौन से ज़िले हैं जहां पर लोगों को अपने गृह जनपद मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, लो गुणांक पर भी। इसके अलावा लो गुणांक वाले ऐसे और किन ज़िलों का चयन करें, भले ही वो आपके गृह जनपद ना हो, लेकिन संभावना ये बननी चाहिए कि जो लो गुणांक वाले हैं आपका भी चयन होना चाहिए। इसके अलावा जो मेरिटोरियस ऑल कैटेगरीज के अभ्यर्थी हैं, तो आप सभी को अपने गृह जनपद को कैसे चयन करना है, गृह जनपद आपको कैसे मिले, तो इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिलेवार और ऑल कैटेगरी वाइज सबसे सुरक्षित गुणांक आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो आज की अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, कि आज जो है लखनऊ जो खंडपीठ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पर विवादित प्रश्न जो है आंसर कुंजी, उस पर सुनवाई होनी है। उसमें भी 4 ऐसे मुख्य प्रश्न हैं जिन पर सुनवाई होनी है और जिस पर बहस हो सकती है, लंबी बहस हो सकती है। तो उसका क्या फ़ैसला आएगा ये तो हमें पता नहीं है दोस्तों, लेकिन आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है ये जारी रहेगी। इसमें एक दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभी 2 दिनों में केवल लगभग 950 के आसपास यानी 947 के लगभग जो है इतने ही फॉर्म आवेदन किए जा सके हैं, और जबकि आवेदन करने वालों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है और समय बचा है केवल 7 और दिन। तो दोस्तों इस वजह से ये दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है कि इन 7 दिनों में 1 लाख आवेदन कैसे पूरे हो पाएंगे। तो अगर ये डेट, लास्ट जो डेट है आवेदन करने की, अगर इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर जो जिला आवंटित की तिथि है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, फिर आपकी जो नियुक्ति पत्र मिलने हैं उसकी तिथि भी आगे बढ़ानी पड़ सकती है। तो पीएनपी को तुरंत जो है कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कल भी मीटिंग थी इसके संबंध में, लेकिन कोई भी उसका ठोस नतीजा नहीं निकला, और न ही उसमें जो मोबाइल नंबर जिनके पास अवेलेबल नहीं है, जो उन्होंने मोबाइल नंबर डाला था शिक्षक भर्ती फॉर्म के समय, या फिर वो मोबाइल नंबर उनका बदल गया, चेंज हो गया, तो वो लोग कैसे अपना OTP प्राप्त करें, कैसे फॉर्म आवेदन करें। तो उनके लिए भी अभी तक कोई भी कॉलम, कोई भी उनके लिए सलूशन नहीं निकाला गया है पीएनपी की तरफ से। तो ये सारी अभी खामियां चल रही हैं, जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया आपकी लगातार कुछ ना कुछ इसमें पेचीदियाँ बढ़ती जा रही हैं। कोशिश ये करना चाहिए पीएनपी को कि जो भी समस्याएँ हों उन्हें तुरंत पहले से ही, अभी जैसे ही उनके संज्ञान में आए तुरंत, अगर वो पॉसिबल हों, अगर वो ठीक है तो उनको तुरंत दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी किया जा सके। दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो भी काउंसलिंग कराने वाले हैं उसमें ज़्यादा लोग ऐसे ही होंगे जिनके जो सेफ गुणांक है, जिनके जो गुणांक हैं आपके वही हैं 60 से लेकर के 65 के बीच वाले हैं, और 65 से 70 के बीच में जिनके गुणांक हैं ऐसे लोग बहुत कम हैं। 20 से 25% ऐसे हो सकते हैं। 70+ वाले बहुत कम होते हैं। समझ लीजिए जिनके शिक्षक भर्ती परीक्षा में 130 के ऊपर नंबर है वही लोग 70+ का गुणांक पार करेंगे। तो उन लोगों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके 65 से 70 में जितनी ज़्यादा संख्या होगी तो यही आपका जो गुणांक होता है यही बढ़ाते हैं, इन्हीं की वजह से गुणांक ज़्यादा होती है। अब तो दोस्तों आप सभी ने देख लिया होगा कि ओवरलैपिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो बदलाव हुए हैं उससे आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही वर्गों को फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात, एक चीज़ और भी दोस्तों, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उसमें कुछ लोग, पहले तो ओवरलैपिंग का विरोध ऑलरेडी उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जब पीएनपी सचिव की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि ओवरलैपिंग होगा, लेकिन इस बार ओवरलैपिंग इस तरह से होगा जैसे आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थी होंगे तो उन्हें जिस भी ज़िले में सीट आवंटित की जाएगी तो उन्हें पहले अपने ही कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा, उन्हें पहले UR की कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा। अगर UR की सीट नहीं मिलती है उनको, फिर उसके बाद उन्हें अपने ही कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा। तो इससे क्या होगा, अगर UR की सीट में कट ऑफ ज़्यादा चला गया, उनके कट ऑफ से जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी होंगे OBC SC के, तो पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि उनका चयन जो है अपने ही कैटेगरी में और गृह जनपद में हो सकता है, या फिर आसपास के कोई नज़दीक का जनपद उनको प्राप्त हो सकता है। जैसा कि जो विसंगति पिछले 68,500 वाले में आई थी, तो वो विसंगति यहाँ पे ना आने पाए। इसमें क्या होगा, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं इससे उन्हें मौका मिलेगा, उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोनों ही वर्गों का फ़ायदा है, इन्हें भी अपने गृह जनपद को मिलने में सहायता मिलेगी, और जो मेरिटोरियस हैं वो तो आपकी जो अनारक्षित सीट है उस पर फ़ाइट करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप लोग। आप इसमें जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से जो EWS का कोटा है 10%, उसको शामिल करने की मांग की जा रही है, जबकि ये चीज़ जब आपका पास हुआ था उत्तर प्रदेश में EWS कब से लागू होगा, उसके पहले की भर्ती है आपकी 2018 की भर्ती है। तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों द्वारा ये चीज़ मांग की जा रही है।
तो जो भी जिनकी भी जो मांगे हैं सरकार को विचार करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो, अगर वो चीज़ होने लायक हो तो करे, ना होने लायक हो तो फिर उसमें जो भी आगे की कार्रवाई है उसको करना चाहिए। और दूसरी बात है दोस्तों, जो लो गुणांक वाले जितने भी ज़िले होते हैं, पिछली बार आपने देखा होगा वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह से बहुत सारे अच्छे गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया था और बहुत सारे लो गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन अपने गृह जनपद में हो गया था। तो आप सभी से यही मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी सेफ गुणांक में हैं या फिर सेफ गुणांक से आपके प्लस में नंबर है, ऊपर है आप अगर, तो आप लोगों को गृह जनपद से ही शुरू करना चाहिए वरीयता क्रम जब भरे आप तो अभी तक केवल 1000 के आसपास ही फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 950 से 1000 के बीच में। तो अभी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाने हैं और हो सकता है जैसे अभी एरर दिखाई दे रहा है सर्वर पे, अगर आगे भी इसी तरह से एरर या फिर सर्वर डाउन या कुछ अन्य समस्याएं होती हैं तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया आपकी लंबी खींच सकती है। दूसरी जो न्यूज़ है दोस्तों, शिक्षा मित्रों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनकी भी जो हियरिंग होनी है 21 मई को, तो उसमें 40 और 45 को लेकर के ही जो उनका उसमें जो भी मुद्दे लेकर के गए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा काफ़ी उसमें वो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और साथ ही साथ भर्ती रद्द करने के लिए भी लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। ये सब कुछ कहीं न कहीं सरकार या पीएनपी की तरफ से जो भी लापरवाहियाँ हो जाती हैं उनकी वजह से ये विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सब कुछ इस तरह से उनको प्रोसेस करना चाहिए जिससे कि अभ्यर्थियों का भविष्य, किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य ख़राब ना हो और सभी को सिलेक्शन मिले, सभी का चयन हो और प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ पर किसी का चयन नहीं भी हो पाता है तो तुरंत आगे की जो भी नई भर्ती है उसको आनी चाहिए। और ये भर्ती प्रक्रिया 1 साल के अंदर अंदर अगर पूरी होती रहे तो सभी को मौका मिलता रहेगा, लेकिन जो एलिजिबल हैं उन सबका चयन होना ही चाहिए। और इसमें एक आपने देखा होगा दोस्तों कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको अब ये कहा गया है कि उनको अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कहा जाए। और अर्हता तिथि आपने देख लिया होगा कि जो 24 दिसंबर 2018 की डेट है उस तिथि तक जिनके पास भी अर्हता रही होगी, अंक पत्र 4 सेमेस्टर का सब कुछ रहा होगा, अंक पत्र सही, अंक सही भरे होंगे, टेट पास थे, तो वे सभी लोग एलिजिबल होंगे। इसके अलावा और अदर लोग बाहर हो सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट वाली जो लगातार जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, उस पर आप लोग कॉल करते रहिए, कोई न कोई सलूशन वहाँ से निश्चित रूप से मिलेगा। और ये जो भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात की बात है, तो इसे मैं बाद में आप सभी को बता दूंगा। और जो संशोधित गाइडलाइन आ गई थी उसमें यही कहा गया था, उसमें कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं कि अर्हता तिथि कब से मानी जाएगी। अगर अर्हता तिथि मेंशन नहीं किया गया है तो हमेशा हो जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि होती है उसी तिथि को माना जाता है। बाकी दोस्तों जो गुणांक है आपके इसी तरह से बनने हैं और शिक्षा मित्रों के जो अतिरिक्त भारांक हैं 25 अंक तक, तो उनको भी मिलेगा। कुछ शिक्षा मित्र के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने गलती से शायद टिक नहीं किया था, जो भारांक वाला कॉलम था, ऐसे लोग बहुत कम होंगे, 100-150 लोग होंगे। तो और कुछ बीएड के अभ्यर्थी ऐसे भी जिन्होंने अंक ही गलत भर दिए हैं, जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल का नंबर कैसे भरना है अलग अलग वो समझ नहीं पाया और उसमें गलती हो गई है। तो इस तरह में कोई भी जो मेरिट जिससे प्रभावित होगी उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं मान्य होगा, केवल नाम की स्पेलिंग मिस्टेक जो होगी तो वहाँ पर एक एफिडेविट के माध्यम से संशोधन हो जाएगा। जिला वरीयता क्रम आपको 75 जिले सभी भरने हैं और इसी क्रम में आपको भरना है कि जो जिला आपका शीर्ष वरीयता क्रम में हो उसको आप 1 देंगे, वो जिला किसी भी सीरियल नंबर पे हो, लेकिन उसके सामने वाले कॉलम में आपको 1-2 भरना है। ऐसे मोबाइल से भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप डेस्कटॉप पे वर्जन डेस्कटॉप पे साइड पे कर लेंगे मोबाइल को, आप राइट में जहाँ पे एरो होता है ऊपर की तरफ वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। गूगल क्रोम से करें सबसे बढ़िया होगा, गूगल क्रोम पे आपका साइट सही चलता है, तो आप लोग मोबाइल से भर सकते हैं। बस ये है कि जो जिला वरीयता क्रम है उसको आप सही भरें, क्योंकि फिर कभी संशोधन आगे नहीं मिलेगा उसमें। और दूसरी बात जो है उसमें ये आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो कॉलम है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये आपको सही से भरना है। और सहायक जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का अनुक्रमांक है उसका नंबर, वो सब अंक सही भरना है आपको। 150 में से कितना अंक मिला है, पासिंग ईयर आपको जो है 2019 ही डालना है। और निवास या फिर जो अन्य प्रमाण पत्र हैं तो वे सभी प्रमाण पत्र आपके जिस दिन आप आवेदन करते हैं उसके पहले का तिथि का होना चाहिए। और पुराना भी है तो चलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से अपडेट करा पाना मुश्किल होगा। तो आईडी में आप लोग सभी लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, भले ही आपने सुपर टेट में कोई भी आईडी वहाँ पे आपने डाली हो। यहाँ से कोई वेरियस से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होने वाली है, वो मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, किन जिलों में कम गुणांक रहता है,
तो ये बात एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता पाएगा, और ना ही जिलेवार गुणांक मेरिट बनती है। पहले बनती थी, लेकिन अब जो है मेरिट आपकी राज्य स्तर पे बनती है। विज्ञप्ति आपकी जो है रिक्त पदों की, ये आपकी जिले वाइज जाती है। तो इस वजह से राज्य स्तर की ही मेरिट आप सभी को देखना चाहिए। और ऐसे जो 24 ज़िले हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा पद हैं, और 6 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 2000 से अधिक पद हैं, रिक्त पद हैं, तो ऐसे ज़िलों को आप लोग शीर्ष वरीयता क्रम में ज़रूर रखें। और जो भी सेफ गुणांक में ठीक ठाक है, तो आप सभी लोग अपने गृह जनपद से शुरुआत करें। गाज़ियाबाद या फिर 1-2 ज़िले ऐसे छोड़ दें, तो सभी लोग अपने गृह जनपद से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे आपका 75 ज़िलों का वरीयता क्रम होगा। तो अपने भौगोलिक स्थिति और सुविधा अनुसार देखते हुए आप लोग वरीयता क्रम ज़िलों का भर सकते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों कि लगातार मैं सेफ गुणांक को लेकर के मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, और मैं फिर भी उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूं। पहले मुझे लग रहा था कि सेफ गुणांक, जब ये अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 लाख के आसपास थी, 1,46,060 जितने अभ्यर्थी पास है, जो डेटा मिला था ऑफिशियल, तो उस समय लग रहा था कि ये सेफ गुणांक जनरल कैटेगरी की 70+ भी जा सकती है। फिर बाद में काफ़ी एनालिसिस के बाद जब मैंने काफ़ी लोगों की शिक्षक भर्ती जो उनके अंक मिले थे उसको और उनकी गुणांक कैलकुलेट मैंने किया, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, इतना गुणांक जाना तो ये होगा कि कम से कम 60-65% लोग ऐसे हों जिनके शिक्षक भर्ती परीक्षा में नंबर 120 या 125 के ऊपर हो। तो ये बहुत ही टफ चीज़ है, और इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों के एकेडमिक में कम ही परसेंटेज होते हैं। जो पहले के अभ्यर्थी हैं, अब जो नए आ रहे हैं 10th और 12th में, उन लोगों के अच्छे परसेंटेज मिलते हैं, लेकिन जो पहले वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके एकेडमिक में भी नंबर कम ही जुड़ते हैं। 22, 23, 24 नंबर तक आते आते बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो अब के अभ्यर्थी हैं उनको 30-30 नंबर तक उनके एकेडमिक गुणांक बन जा रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड बीटीसी वाले अभ्यर्थी कम है, बीएड वाले अभ्यर्थी ज़्यादा है, तो इनके वजह से भी आपका जो सेफ गुणांक है बहुत कम ही रहेगा। बस ये है कि आपको जो जिला वरीयता क्रम बनना है बहुत सोच समझ के बनना है। आप लोग पहले से ही उसकी एक लिस्ट बना करके रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए कि गृह जनपद को वरीयता दीजिए, क्योंकि गृह जनपद अगर मिल जाता है तो आप लोगों को फिर नौकरी करने में, ड्यूटी करने में बहुत ही अच्छा होगा, और आप लोग अपनी ड्यूटी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और सरकार के जो नई जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है पीएनपी की तरफ से, उनकी भी यही कोशिश है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कि सभी लोगों को अपना गृह जनपद मिले। तो आइए दोस्तों आप देख लेते हैं जल्दी से। अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं मिलेगा, इस वजह से भी गृह जनपद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सेफ गुणांक अब देख लेते हैं सभी कैटेगरी के लिए। ये गुणांक मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको, क्योंकि अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपने से खुद से मोबाइल से डेटा अपडेट नहीं कर सकते, आवेदन ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, साइबर न खुला रहने की वजह से या फिर किसी और के माध्यम से भरवाने की वजह से, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें दिक्कत हो रही है। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग पहले डेमो कर लीजिए खुद से, कई बार डेमो कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, 15 बार कर लीजिए आप दिन भर में। उसके बाद फिर आप लोग खुद से ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई गलती हो सकती है तो आप बिल्कुल भी ना करें। जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएँ कि नहीं कोई गलती आपसे नहीं होगी, तभी आप करें। उसमें आपको वही करना है, रोल नंबर जो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा का है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, फिर आपको ओटीपी डालनी होगी। तो इतना सब करने के बाद फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, आपका आवेदन। फिर वहाँ से आपको कुछ भी डेटा फिल नहीं करना, केवल आपको स्टेट का जो भरना है उसका बोर्ड नेम और पासिंग ईयर डालना है, उसका अनुक्रमांक नंबर डालना है और कितने अंक मिले आपको ये डालना है। इसके अलावा आईडी कार्ड का नंबर, वैवाहिक स्थिति, आपकी निवास की स्थिति और आपकी जो भारतीयता है, जो आपकी सिटीजनशिप है, बस इतना ही डालना है आपको। तो उसमें इंडियन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी केयरफुल होकर के भरनी है। देखिए दोस्तों, यूआर जनरल की कैटेगरी में जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा। इसके बाद की मैं कट ऑफ आप सभी को बता रहा हूँ, 66 से लेकर के 68 या फिर ये 65 से लेकर के भी मान सकते हैं। 65 वाले भी सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हैं आप लोग, 65 से लेकर के 68 तक। और जिनके भी 68+ हैं आप लोग, 67+ हैं, 68+ हैं, तो आप लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं। आप लोग बिल्कुल अपने गृह जनपद को चुन सकते हैं, और अगर भगवान चाहेंगे तो आप लोगों का अपना गृह जनपद मिल जाना चाहिए, पूरी संभावना है। या फिर जो आपने वरीयता क्रम में और भी आसपास के जनपद डाले होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल मिल जाएगा, जो भी सेफ जोन में है। अब 65 से जो कम वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो जिनके बहुत कम उम्मीद है, आपको भी लगता होगा कि हमारी उम्मीद कम है चयन होने की, तो आप लोग बस यही काम करिए, जो 75 ज़िले भरने हैं आपको, उसमें जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है उन्हें आप
ले लीजिए, बस इतना काम करिए आप, क्योंकि सभी लोग गृह जनपद के चक्कर में ज़्यादा वैकेंसी वाले को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, जिनके भी अच्छे गुणांक हैं, ठीक ठाक गुणांक हैं। तो जो कम गुणांक वाले हैं, आप यही कोशिश करिए कि जो भी ज़्यादा जहाँ पर रिक्त पद है ऐसे जिलों को आप लोग प्राथमिकता दें और ऐसे जिलों को आप लोग जिला वरीयता क्रम में ऊपर की तरफ स्थान दें। तो आप लोगों को भी 95% तक संभावना है कि आपका भी चयन हो सकता है। आगे अभी कितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे, मैं कल भी बता रहा था आप सभी को कि कम से कम 40 से 42-43 हज़ार तक फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और जो 68,500 के 22,000 पद है उनको भी ऐड करने की बात चल रही है। तो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो आप लोग जिला वरीयता क्रम में भरने में कोई गलती ना करें, तो लगभग सभी लोगों का चयन हो सकता है, जितने भी अभ्यर्थी होंगे काउंसलिंग में। बाकी दोस्तों जो कोर्ट मैटर है उसको आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो गवर्नमेंट जो भी कोर्ट मैटर है वे लोगों का जब भी होना होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों की जो प्रक्रिया है ये जल्द से जल्द पूरी होगी। तो यही गवर्नमेंट की कोशिश है। ओबीसी की कैटेगरी में ये आपका सेफ गुणांक 64 से ले लीजिए आप, 64 से लेकर के 67 तक। और जिनके भी 67 प्लस है आप लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं। 64 से 67 के बीच वाले भी आप लोग सेफ जोन में हैं। और आप लोगों को भी बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे मैंने अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बताया कि आप लोग गृह जनपद से शुरुआत कीजिए, जो भी सेफ गुणांक या ज़्यादा जोड़ा गुणांक वाले हैं। और जिनके भी 64 गुणांक से कम है तो आप लोगों को भी वही काम करना है जहाँ पर ज़्यादा रिक्त पद हैं और जहाँ पर लो गुणांक रहने की उम्मीद है। तो ऐसे 6 ज़िले हैं जहाँ पर 2000 से ज़्यादा रिक्त पद हैं, तो आप उन ज़िलों को ज़रूर प्राथमिकता दें। बाकी कि फिर और जो 75 ज़िले हैं भरने आपको सारे ज़िले हैं, ज़िला आपको एक भी नहीं छोड़ना है। तो यही आपको जिला वरीयता क्रम रखना होगा। तो 64 से लेकर के 67 तक ये आपका सेफ गुणांक इसी की रेंज में हो सकता है, या फिर 64 से लेकर के 66 तक। और 66 प्लस वाले जितने भी लोग होंगे तो आप लोग पूरी तरह से सेफ रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे कैटेगरी में। देखिए दोस्तों, मैं गुणांक बार बार बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन हो और उनके गृह जनपद में चयन हो। इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों को गुणांक बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसी कैटेगरी में 60 से लेकर के 62 तक ये पूरी तरह से सेफ़ रेंज है। और 62 प्लस वाले पूरी तरह से सेफ़ है, 100% आप लोग सेफ़ है, बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोग गृह जनपद से स्टार्ट करिए। और जो 60 से लेकर के 62 वाले हैं तो आप लोग भी वही काम करेंगे, गृह जनपद को लेते हुए आसपास के जनपद जहाँ पे रिक्तियों की संख्या ठीक ठाक है उनको लेते हुए और पूरे 75 जिलों का क्रम आपको भर देना है। और इसमें भी कोशिश ये करनी है कि कम से कम 1 से 2 जिले ऐसे हों जो टॉप 5 में हो, जिसमें रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा हो, कम से कम 1000 से ज़्यादा हो। और जो 60 से कम गुणांक वाले हैं तो आप लोगों को भी वही काम करना है जहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 2000 से ज़्यादा है, या फिर जहाँ पर, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी कहीं भी आप एक मोटा एक आंकड़ा ले लीजिए, 2000 अगर रिक्त पद हैं तो उसमें लगभग जो है 400 से 500 पद एससी के हो सकते हैं, 400 के लगभग। और 600-700 पद जो होते हैं ओबीसी के होते हैं। बाकी 900 साढ़े 900 पद जो है आपके अनारक्षित वर्ग के होते हैं। बाकी 50, 60, 70, 80 के आसपास जो अदर कैटेगरी हैं जिसमें एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये सभी लोग आ जाते हैं। इस बार एक्स सर्विसमैन को भी मौका दिया गया है इसमें। तो यही आप लोगों के लिए सेफ गुणांक है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह से बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी को आपकी नियुक्त होने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अदर कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग सेफ है। और आप लोगों को बिल्कुल अपने गृह जनपद से वरीयता क्रम भरते हुए पूरे 75 जिले भर देना है, अपने भौगोलिक स्थिति को सुविधा की दृष्टि से देखते हुए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।